वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो आज दिनांक 5 अप्रैल हो चुकी है और आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। आरएस और एसआई जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली खबर के साथ आज हम बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो जुड़ा हुआ है सैन्य अकादमी से। तो प्रदेश की जो पहली सैन्य अकादमी है उसका निर्माण राज्य के जिले में हो रहा है और उसका नाम है सीकर। तो सीकर में महाराव शेखाजी के नाम से ये सैन्य अकादमी बन रही है और इसी वर्ष 2023-24 में इसके पहले सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो सीकर जिले में एक गांव है मोहनपुरा और वहीं पर इस सैन्य अकादमी को बनाया जा रहा है। ये सैन्य अकादमी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सेना से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाएगी। तो एक तरह से ये सिविल जो सैन्य सर्विसेज की प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है उसके रूप में काम करेगी। ये उत्तर भारत और राजस्थान की पहली सैन्य अकादमी है और 11वीं और 12वीं में 50-50 विद्यार्थियों को इस वर्ष यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ अधिकतर सेना के सेवानिवृत्त अफसर जो हैं वो छात्रों को तैयारी कराएंगे और इसकी सफलता को देखते हुए आगे संभाग स्तर पर जो राजस्थान के जितने भी संभाग हैं उन सभी में एक एक इसी तरह के इंस्टीट्यूट को भी खोला जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। क्रिकेट की बात करें तो हाल ही में जो है कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं और ये अवार्ड्स हैं सुंदर कांति जोशी अवार्ड। दोस्तों इस अवार्ड का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था और श्रीमती सुंदर कांति के नाम पर राज्य में महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2023 का जो सीनियर वर्ग का अवार्ड है वो दिया गया है सुमन मीणा को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर है राजस्थान से। 3 अप्रैल 2023 को ये अवार्ड दिए गए। चौथा संस्करण था, मतलब चौथी बार ये अवार्ड दिए गए हैं। 3 वर्गों में ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2 वर्गों में पहले से दिए जा रहे हैं जबकि 1 वर्ग में इस साल से इसको शुरू किया गया है। तो अगर हम सीनियर वर्ग की बात करें तो रणजी टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी है सुमन मीणा। जूनियर वर्ग में क्रिकेटर सिद्धि शर्मा को, जबकि सब जूनियर वर्ग में पर्ल बाणावत को यह अवार्ड दिया गया है। अगर पुरस्कार राशि की बात करें तो सीनियर वर्ग में 21,000 रुपये, जूनियर वर्ग में 11,000 रुपये और सब जूनियर वर्ग में 5,000 रुपये के साथ साथ क्रिकेट की एक किट और ट्रॉफी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले जो प्रश्न है उसकी। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि राजस्थान के कौन से तीरंदाज का चयन पैरा एशियन जो गेम्स है वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो है श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा, इन दोनों ही खिलाड़ियों का जो है यहाँ पर चयन किया गया है और ये जो दोनों ही खिलाड़ी हैं इन दोनों को आने वाले समय में पैरा एशियन गेम्स में भाग लेने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोनीपत में हाल ही में पैरा एशियन गेम्स के ट्रायल आयोजित हुए और राजस्थान का जो बीकानेर है वहाँ के 2 खिलाड़ी हैं, बीकानेर में ये प्रैक्टिस करते हैं। दोनों ही तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा। श्याम सुंदर की बात करें तो ये पहले एशियन गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नाम से हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और इस रिपोर्ट में 2 कैटेगरी में, बड़े राज्य और छोटे राज्य, इन 2 कैटेगरी में जो है यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो बड़े राज्य जो हैं 18 बड़े राज्य हैं, उनमें कौन से एक राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान की बात करें तो हम 18 राज्यों में 15वें स्थान पर इसमें रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा विस्तार से हम देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको प्रकाशित किया है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव। इन सभी ने मिलकर के जो टाटा ट्रस्ट है उसके साथ में इस रिपोर्ट को तैयार किया। रिपोर्ट 2019 से शुरू हुई थी और इसके बाद में अब ये इसका तीसरा संस्करण है। ये रिपोर्ट क्या करती है? रिपोर्ट पूरे देश भर में जो न्याय है, न्याय देने के लिए जो राज्यों की क्षमता है उस पर काम करती है। 2 कैटेगरी में रिपोर्ट आती है, पहला 18 बड़े राज्यों के लिए और दूसरी 7 छोटे राज्यों के लिए। बात करें इसके पैरामीटर्स की तो पैरामीटर्स में सम्मिलित है 4 चीजें जिसे न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभ भी माना जाता है। तो पहला है न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी, दूसरा है पुलिस, तीसरा है जेल
और चौथा कानूनी सहायता। इन चारों में कोई भी राज्य किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसी के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष पर रहे हैं। राजस्थान इसमें 15वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। इसे देखकर यह पता लगता है कि उत्तरी राज्यों की अपेक्षा दक्षिणी राज्यों में न्याय व्यवस्था अधिक बेहतर है। सिक्किम 7 छोटे राज्यों में टॉप पर रहा है। देश के उच्च न्यायालयों में बात करें तो न्यायाधीशों के 30% से भी ज्यादा पद खाली हैं, जबकि अधीनस्थ अदालतों में यह आंकड़ा 22% है। पुलिस बल में अगर हम महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो ये केवल 11% है और इसको 33% करने में काफी लंबा समय लगने वाला है। इसी तरह से अगर प्रति 10 लाख की आबादी में हम राष्ट्रीय स्तर पर जजों की बात करें तो 50 जज होना एक मानक है, लेकिन केवल 15 ही जज हैं। राजस्थान में यह संख्या 16 है। न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय खर्च है वो केवल 146 रुपए है। हालांकि लगातार पिछले कुछ समय में ऐसे इनिशिएटिव किए गए हैं जिनके माध्यम से लोगों तक न्याय की पहुंच सुलभ होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम काफी पीछे हैं। पुलिस बल में अधिकारियों की बात करें तो उनके 29% पद और कांस्टेबल के 22% पद खाली हैं। बिहार और राजस्थान को रिक्त पदों में सबसे ऊपर रखा गया है। मुफ्त कानूनी सहायता, जो कि देश की 80% जनता का एकमात्र सहारा है, उस पर भारत का प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 3 रुपए और 84 पैसे है। देश की जेलें आज 54% से भी अधिक हैं, जो ठसाठस भरी हुई है, और कई जेलों में तो उसकी क्षमता से भी 185% तक अधिक कैदी हैं। यहां तक कि देश भर में जो कैदी हैं उनमें से कई तो ऐसे हैं जो सजा याफ्ता न होकर के केवल ट्रायल पर हैं, अर्थात उनको कोई सजा नहीं मिली फिर भी वो जेल में बंद है। 28% विचाराधीन कैदियों के साथ राजस्थान सर्वाधिक ऐसे कैदियों के साथ है जिनको जेल में बंद हुए 1 से 3 साल बीत गए हैं और उनका ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है। औसतन 842 कैदियों के लिए हमारे पास केवल एक डॉक्टर है। जेलों में चिकित्सा अधिकारियों की पदों की बात करें तो 48% से भी ज्यादा पद खाली हैं। तो यह है हमारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत बहुत कुछ हमारी न्याय व्यवस्था की जानकारी हमको दी गई है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे करंट अफेयर्स का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के नाम से हमारा कोर्स आरएस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है और आज हमारे ऑफर का अंतिम दिन है, जहां पर आपको 20% की छूट इस कोर्स को लेने पर मिल रही है। तो अप्रैल 20 इस कोड के साथ में आप सीधा 20% की छूट ले सकते हैं। तो आज ही आपका लास्ट दिन है 5 अप्रैल ऑफर का, तो आज ही आप इस ऑफर का लाभ उठाएं और करंट अफेयर्स लेकर के अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। जो आपका EORO का पेपर भी आ रहा है उसमें सुनिश्चित मैं कर देता हूं आपको कि 80 से 90% प्रश्न आपको सीधे सीधे इन PDF में से मिलने वाले हैं, जिसमें हर महीने केवल 20 से 30 पेजेस ही जो है सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो दोस्तों अभी तक किसी भी महिला को चंद्रमा की परिक्रमा करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अब क्रिस्टीना कोच को नासा की जो है टीम में शामिल किया गया है, जो आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर के 4 ऐसे एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर चयनित किया गया है और इन 4 में हम देखें तो नौसेना के पूर्व फाइटर पायलट रीड वाइसमैन, अनुभवी अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसन को सम्मिलित किया गया है। क्रिस्टीना कोच ऐसी पहली महिला होंगी, जबकि विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। आर्टेमिस 2 मिशन 2024 के अंत में रवाना होगा। नासा करीब 50 साल के बाद चंद्रमा पर यात्री भेज रहा है। ठीक है, तो अपोलो मिशनों के बाद में अब ये पहली बार होगा जब यहाँ पर किसी तरह से चंद्र मिशन में आदमियों को भेजा जाएगा। 2025 में आर्टेमिस 3 के माध्यम से चंद्रमा पर लैंडिंग होगी और ये इसकी आखिरी परीक्षण उड़ान है। नासा का मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस फर्स्ट पिछले साल गया था और ये सफल भी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो दोस्तों फिनलैंड जो है वो नाटो का अब 31वां सदस्य बन गया है। तो फिनलैंड जो है वो एक देश है जो कि रूस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब नाटो अर्थात नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल 31 देश हो चुके हैं। मैप के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा, उससे पहले हम कुछ और जानकारी भी ले लेते हैं।
तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच में नाटो को 31वां सदस्य बनाया गया है, नाटो का फिनलैंड को। फिनलैंड करीब 1300 मीटर की सीमा साझा करता है रूस से, और ये अब रूस के लिए चिंता का कारण बन गया है। नाटो की बात करें तो 1949 में इसका गठन किया गया था, ताकि रूस जो है उसको काउंटर किया जा सके विकसित देशों के द्वारा। तो इस संगठन में अमेरिका, यूके, कनाडा और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। शीत युद्ध के दौर में नाटो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन देशों ने कहा है कि अगर कोई भी एक देश पर हमला होता है तो वो सभी देशों पर हमला होगा। यूरोप को बचाने के लिए नाटो की शुरुआत हुई थी, और आज इसमें 31 देश हैं। तो मैं कुछ आप मैप से इसको देख सकते हैं। जो स्वीडन है, इसकी स्थिति कहाँ है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने यहाँ पर अप्लाई किया था पिछले वर्ष, और फिनलैंड को बना दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीमा है फिनलैंड की, और ये रशिया से अपनी सीमा साझा करता है। हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा कि जो बेलारूस है, वहाँ पर जो है रूस ने अपने सामरिक हथियार स्थापित करने की बात कही है। वहीं पर यूक्रेन और रूस के बीच में पहले ही युद्ध की स्थिति है। यूक्रेन ने भी जो है नाटो में शामिल होने की हामी भरी है, लेकिन अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा जो भी आपको नाटो मेंबर्स के ये कलर्स दिख रहे हैं, ये सारे नाटो के सदस्य हैं। इसके अलावा यूएस और कनाडा ठीक है, और यूएस, ये दोनों भी नाटो के मेंबर हैं इन देशों के अतिरिक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। जल जीवन मिशन पूरे देश भर में लोगों को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, और हर घर जल की यात्रा में अब 60% घर जो हैं जुड़ चुके हैं। मतलब देश भर के 60% ग्रामीण परिवारों को अब नल से जल की आपूर्ति हो पा रही है। तो देश ने 4 अप्रैल 2013 को यह उपलब्धि हासिल की, जब देश भर के 11.66 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल से जल की आपूर्ति कराई जा रही है। इस मिशन के शुरू होने से पहले यह संख्या 2 करोड़ से भी कम थी। 5 राज्य गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब, और 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दमन दीव और पुडुचेरी ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है। भारत के लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर अब हर घर जल पहुंच रहा है। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो अप्रैल 2023 में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का आयोजन किया जा रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में, और यह आयोजन कोलंबो में हो रहा है। तो ये एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है, और ये इसका 10वां संस्करण है। 2 चरणों में इसको आयोजित किया जाएगा, पहला बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण। तो पहले बंदरगाह चरण को कोलंबो बंदरगाह पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व INS किल्टन, स्वदेशी कारमोटा क्लास ASW कॉर्वेट तथा INS सावित्री और एक अपतटीय गश्ती पोत द्वारा किया जा रहा है। स्लाइनेक्स का जो पिछला संस्करण है वो विशाखापत्तनम में 7 से 12 मार्च तक आयोजित किया गया था 2022 में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसकी PDF आपको लिंक पर दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।